हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो है दोस्तों हम लगभग 96 यानी लगभग अगर बात मान के चले 97% आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर चुके हैं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि अगर आप भारत के विभाजन की विभीषिका या भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि या कहें भारत का विभाजन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं और उस भारत के विभाजन के पीछे अगर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस का हाथ है या हिंदुओं का हाथ है या मुस्लिम लीग का हाथ है या भारत की जनता जो है जागरूक नहीं थी, तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान बना क्यों, पाकिस्तान बनने के पीछे यानी भारत के विभाजित होने के पीछे का मेन कारण क्या था दोस्तों, तो आप इस वीडियोस में आप अच्छे से अंत तक देखेंगे तो आप हर वो चीज़ भी अच्छे से समझ पाएंगे कि भारत के विभाजन के पीछे वास्तविक कारण क्या था और वास्तविक लोग कौन थे। हो सकता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझेंगे कि गांधी जी थे, नहीं जान रहे होंगे, हो सकता है आप समझेंगे गांधी जी थे या विनायक दामोदर सावरकर थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाँ दोस्तों, तो आप यह भी समझ पाएंगे अच्छे से कि भारत के विभाजन होने के पीछे कौन कौन से व्यक्ति थे और उनका क्या व्यक्तित्व था। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। यानी इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको 1937 का जो प्रांतीय चुनाव होता था दोस्तों, तो उस प्रांतीय चुनाव में जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था उस बेसिक स्ट्रक्चर को हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको रखा था। हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास एकदम सीक्वेंस में पढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम 1937 का चुनाव हमने पढ़ाया था। 1937 के चुनाव का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बताया था कि कुल कितनी सीटें थी। जैसे अगर हम आपको बात करें दोस्तों और आपको बताने का यह भी प्रयास करें कि कल वाली क्लास में जो हमने आपको बताया था लगभग मोटा कि जो हमने आपको बताया था कि कुल 1585 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था 1937 में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चुनाव के बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि 1937 का जो चुनाव हुआ है यह चुनाव से मित्र कम परंतु शत्रु ज़्यादा होंगे और कुल 1585 सीटें थी। लेकिन उन 1585 सीटों में जो है दोस्तों अगर बात किया जाए मुस्लिम लीग के लिए जो है दोस्तों, मुस्लिम लीग के लिए 482 सीटें रिजर्व किया गया था और 482 सीटें रिजर्व किया गया था। और हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने जो 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था वो थे मद्रास थे, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। है दोस्तों, इन 5 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। और जैसे अगर हम आपको बताएं कि जो प्रांतीय चुनाव हुआ और इसके पहले हमने आपको सब कुछ खाका अच्छे से बताया था, आज हम वही बताने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से वर्गों को आरक्षण दिया गया था उनको। है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखिए कि वो कौन सा तरीका था, अंग्रेजों ने क्या किया था भारत में भारत की जनता के लिए। तब आप समझ पाएंगे कि अंग्रेज जिनके सामने हम अधिकार मांगने जा रहे हैं, हक मांगने जा रहे हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे देशवासियों पर या हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे आर्थिक जीवन पर क्या पड़ेगा। कम से कम आप इतना तो समझते रहिए, जैसे अंग्रेजों ने 1937 के चुनाव में विविध क्षेत्रों में प्राप्त आरक्षण को हमने यहाँ पर लिखा है। विविध क्षेत्रों में जो जिन लोगों को आरक्षण दिया गया था, सबसे पहले आप इसी आरक्षण की विभीषिका को समझिए, कैसे कैसे लोगों को आरक्षण दिया गया था। जबकि आरक्षण आज का जो मॉडल है यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आरक्षण मॉडल है, उनका मानना केवल रिप्रेजेंटेशन से होता है, प्रतिनिधित्व से होता था। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों किस तरीके का आरक्षण ये बांटे थे दोस्तों, वाणिज्यिक समुदाय के लिए 56, वाणिज्यिक समुदाय के लिए यानी एक प्रकार से कहें व्यापारिक वर्ग के लिए यहाँ पर 56 सीट इन्होंने दिया था। और पिछड़ा क्षेत्र के लिए 24 सीट रिजर्व किए थे। यूरोपी के लिए 26 था। जमींदारों के लिए 37 सीट रिजर्व किए थे।
सिखों के लिए 34 था, ईसाइयों के लिए 20 था, एंग्लो इंडियन के लिए 11 था, विश्वविद्यालय कुलपतियों के लिए 8 था। यानी देखिए दोस्तों, किन किन वर्गों को आरक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, तो थोड़ा सा आप इस चीज को अब अगर आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, अभी मुस्लिम लीग को जो पृथक निर्वाचन दिया गया है वो बात अलग है, और दलितों को जो पृथक निर्वाचन दिया गया है। हाँ दोस्तों, दलितों को पृथक निर्वाचन, माफ करिए, पृथक निर्वाचन नहीं, पृथक निर्वाचन तो खत्म हो गया था पूना समझौता के बाद। दलितों को जो सीट रिजर्व किया गया है वो तो बात अलग है ही है। उसके तहत देखिए, भारत को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था। उनका मानना था कि अगर वाणिज्यिक समुदाय अपने हितों को लेकर के अलग हो जाएगा, कि हमारा व्यापार कैसे चले, हम उद्योगपति कैसे बना रहे, हमारा हित अलग हो जाएगा, पिछड़े क्षेत्रों को जो है, जो जमींदार होते हैं और जो लोग होते हैं उनसे अगर लड़ा करके रखेंगे, तो पिछड़े क्षेत्र की 24 सीट दिए थे, यूरोपीय जो भारत में रहे थे उनके लिए 26 सीट दिए थे, जमींदारों के लिए 37 सीट दिए थे, ताकि जमींदार वर्ग अलग हो जाए, जो बहुत ही सशक्त वर्ग होता था। हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की मंशा यह पूरी तरीके से थी कि भारतीयों को किसी एक ऐसे नाजुक मुद्दों पर भारतीयों को बरगलाया जाए, बहकाया जाए, और इसका परिणाम अभी वो अच्छी खासी फसल भी काटेंगे, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये रिजर्व क्षेत्रों हमने बताया। अब 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों के मुख्यमंत्री कौन कौन से बने थे, ध्यान रखिएगा। 1937 के चुनाव के बाद जो प्रांतों में मुख्यमंत्री बने थे, वो उन्हें मुख्यमंत्री न कह करके उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। यहाँ पर हमने लिखा भी है। यानी 1937 के चुनाव में जो संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रांत जिसे आज मध्य प्रदेश कहा जाता है, बिहार था, उड़ीसा था, बंगाल था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, सिंध था। तो इन क्षेत्रों के जो दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते थे, आज की डेट के मुख्यमंत्री जैसे मान लेते हैं, उस समय इन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो उस समय चुनाव जीते थे। जैसे बिहार में कृष्णा सिन्हा थे, तो कृष्णा सिन्हा बिहार में के प्रधानमंत्री बने थे। यानी आज के डेट में अगर कहा जाए तो इन्हें मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार में कृष्णा सिन्हा थे। हो सकता है कोई परीक्षा देने जाए, 4 नाम दे देगा, पूछेगा, मिलान करने के लिए दे देगा, या पूछेगा कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री 1937 के चुनाव में बिहार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आप नहीं जानते तो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। जैसे बिहार में कृष्णा सिन्हा थे, मध्य प्रदेश में नारायण भास्कर खरे थे, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत थे, आप इन्हें जानते रहिए, मद्रास में सिराज गोपालाचारी थे, उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब थे, बंबई में बीजी खेर थे, सिंध में अल्लाह बख्श थे, असम में गोपीनाथ बारदोलाई थे, और पंजाब में सिकंदर हयात खान थे। पंजाब में सिकंदर हयात खान थे। तो ये, और बंगाल में फजलुल हक थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान थे और बंगाल में फजलुल हक थे। हमने आपको बताया कि बिहार में कृष्णा सिन्हा थे, मध्य प्रदेश में नारायण भास्कर खरे थे, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत थे, मद्रास में सिराज गोपालाचारी थे, उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब थे, बंबई में बीजी खेर थे, सिंध में अल्लाह बख्श थे, असम में गोपीनाथ बारदोलाई थे, और पंजाब में सिकंदर हयात खान थे। पंजाब में मुस्लिम लीग के सहयोग से जो है दोस्तों सरकार बनाए थे, कौन, यही सिकंदर हयात खान है दोस्तों। बंगाल में फजलुल हक थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान थे। तो ये वो लोग थे जिनके बारे में आपसे कभी अगर परीक्षा में बड़े सब्जेक्ट वाइज परीक्षा की तैयारी दे रहे हैं, जैसे नेट जीआरएफ वारएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं, या यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, या आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, हो सकता है 4 मुख्यमंत्रियों का नाम दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा। जैसे अगर आपको दे देगा बीजी खेर, अल्लाह बख्श, गोपीनाथ बारदोलाई, सिकंदर हयात खान, आगे इनके चारों क्षेत्रों का नाम दे देगा और आपसे मिलान करने के लिए पूछेगा। तो कम से कम अगर आप जानते रहेंगे तो अच्छे से हर एक चीज को सही कर लेंगे, टेकल कर लेंगे, अन्यथा प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी बताने का प्रयास किया। अब आइए, चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बन गए, इसके कैसे कैसे परिस्थितियां कैसे जनरेट हुई, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी एवं संयुक्त प्रांत की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी,
जिस जो छतारी के नवाब थे, इन्होंने बनाया था नेशनल कल्चरिस्ट पार्टी और मद्रास की जस्टिस पार्टी। मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, इसलिए जोर दे रहे हैं कि मद्रास की जस्टिस पार्टी और संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश में एक पार्टी थी नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, जो छतारी के नवाब थे, इन्होंने बनाया था। है दोस्तों, और इनको सरकार के समर्थन के बाद, यानी सरकार मतलब अंग्रेज इनको समर्थन भी दिए थे, अपनी तरफ से प्रचार प्रसार भी किए थे, लोगों से आग्रह भी किए थे, लेकिन कांग्रेस की लहर में मद्रास की जस्टिस पार्टी और छतारी के नवाब की जो नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी थी, यह भी हार गई। अंग्रेजों का हाथ होते हुए भी कांग्रेस को नहीं हरा पाए, कांग्रेस की लहर में ये लोग हार गए। हाँ दोस्तों, बंबई में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की इंडिपेंडेंस वर्क्स पार्टी कुल आरक्षित 15 सीटों में से 13 सीटें जीती थी। जानिए, 15 आरक्षित सीटें थी बंबई में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी थी इंडिपेंडेंस वर्क पार्टी, इंडिपेंडेंस वर्क्स पार्टी थी। 15 आरक्षित सीटों में से 13 सीटें जीती थी, यानी आप मान के चलिए लगभग कहीं न कहीं इनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा, 95% के एबव रहा है दोस्तों। 15 का 95 का पहुंचा दिए तो लगभग 97 या 98% तक। हाँ दोस्तों, जबकि अन्य प्रांतों में दलित आरक्षित सीट कांग्रेस जीती थी। अब हुआ क्या दोस्तों, अन्य प्रांतों में जहां पर सीट रिजर्व किया गया था, वहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा, कांग्रेस ने भी वही प्रत्याशी उतारा। दलितों यानी जो दलित, ऐसा नहीं था कि सारे दलित जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी में ही थे, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही सबसे बड़ा हितैषी मानते थे दलितों के। नहीं, कुछ दलित ऐसे भी थे जो कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस को सबसे बड़ी रहनुमाई दलितों की मानते थे, तो कांग्रेस ने भी दलित प्रत्याशी उतारा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव ने भी दलित प्रत्याशी उतारा है। अंतोगत्वा हुआ क्या दोस्तों, फाइनली कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्चस्व केवल बंबई तक सीमित रहा, अन्य प्रांतों में कांग्रेस ने दलितों की जो आरक्षित सीटें थी उसे जीता था। दलितों के आरक्षित सीटों की जीता कि मतलब जितने सीट कांग्रेस ने दलितों के आरक्षित सीटों पे जीता था, वहां से दलित ही चुन करके आए थे, कहने का मतलब ये है दोस्तों। सबसे अधिक सीट बंगाल में 250, सबसे अधिक, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक सीट 1937 के आम चुनाव में, यानी 1937 के प्रांतीय चुनाव में सबसे ज्यादा सीट किस विधानसभा में थी, तो वो थी बंगाल में 250, और सबसे कम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 50, यानी सबसे ज्यादा 1937 के प्रांतीय चुनाव में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट किस में थी, बंगाल में 250, और सबसे कम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 50 थी दोस्तों। बंगाल में सर्वाधिक निर्दलीय 113, यानी बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर से सर्वाधिक निर्दलीय विधायक बने थे 113, 250 में से 113 तो निर्दलीय बन गए थे। अजीब कंडीशन था, सोचिए। जबकि सबसे कम निर्दलीय सिंध प्रांत में थे 5, सिंध प्रांत में सबसे कम निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे 5। असम, बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत आदि जगहों पर 1937 में विधान परिषद का गठन किया गया था, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर दिया गया था 1937 के चुनाव में ही। है दोस्तों, अब आइए समझने, अब जो इस क्लास को बनाने का, इस क्लास को आपको समझाने का जो मेन उद्देश्य यह है कि अब आप इस क्लास के बाद समझ पाएंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था। जैसे आप समझिए दोस्तों, मुस्लिम लीग अपने आप को जो है क्या मानती थी कि मुस्लिमों के सबसे बड़ी रहनुमाई मानती थी, यानी एक प्रकार से कहें मुस्लिम लीग अपने आप को यह दावा करती थी कि मुस्लिमों का हित अगर कोई चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग चाहता है, कांग्रेस नहीं चाहती है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी नहीं चाहती है, या अन्य जो हिंदू महासभा है ये लोग नहीं चाहते हैं। ऐसा मुस्लिम लीग बार बार यह दावा कर रही थी। लेकिन 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद मुस्लिम लीग की हवा टाइट हो गई। कैसे जो है दोस्तों, आप समझिए, मुस्लिम लीग ने कुल 106 सीटें जीती थी, यानी मुस्लिम लीग केवल 106 सीट जीती थी, और रिजर्व कितना किया गया था, 482 सीट। मुस्लिमों के लिए 482 सीट रिजर्व किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग जीती थी कितनी सीट, 106 सीट। और उसमें हालात क्या हुए, पंजाब में कुल मुस्लिम आरक्षित सीट, पंजाब में मुस्लिमों के लिए कुल आरक्षित सीट जो किया गया था 84,
84 सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व किया गया था, लेकिन पंजाब में जो 84 सीट रिजर्व किया गया था वहां भी मुस्लिम लीग केवल 2 सीट जीत पाई थी दोस्तों, केवल 2 सीट जीती थी। अब देखिए आगे हालात कैसे बदलते हैं, यानी पंजाब में जहां 84 सीट रिजर्व किया गया था मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीग केवल 2 सीट जीत पाई, सोचिए। और सिंध में कुल 33 सीट रिजर्व किया गया था, सिंध में, सिंध वाले प्रांत में केवल 33 सीट रिजर्व किया गया था मुस्लिमों के लिए, और वहां पर केवल मुस्लिम लीग जो है 3 सीट जीत पाई। पंजाब में 2, सिंध में 3, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग का खाता भी नहीं खुला, यानी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, लेकिन मुस्लिम लीग का हालात एकदम जो है दोस्तों, हालात एकदम मुस्लिम लीग के खराब हो गए थे चुनाव में। यानी मुस्लिम ज्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, लेकिन मुस्लिम लीग की सीट एक भी नहीं निकली, यानी न के बराबर सीट निकली। जैसे हमने आपको बताया पंजाब में 2 सीट, सिंध में 3 सीट, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में तो खाता भी नहीं खुला। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि कद्दावर नेता थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान कद्दावर कांग्रेसी नेता थे, उनके नेतृत्व में जो है फ्लॉप हो गई मुस्लिम लीग है दोस्तों। आगे चल करके यही मोहम्मद अली जिन्ना खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है नपुंसक हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं। तो फिलहाल वो तो भड़ास निकालते हैं। समझिए, कुल मुस्लिम आरक्षित सीट 482 थी, इसमें केवल कांग्रेस ने 58 सीट पर चुनाव लड़ा और 26 पर विजयी रही। यानी जो मुस्लिमों की सीट 482 रिजर्व थी, उसमें से 482 रिजर्व मुस्लिम सीटों में कांग्रेस ने केवल 58 सीटों पर चुनाव लड़ा और 26 सीटों पर उसने जीत दर्ज किया। यानी वो हद तक तो ठीक रही, लेकिन मुस्लिम लीग 482 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी केवल 106 सीट। सोचिए हालात कैसे रहे होंगे। मुस्लिम लीग के इस दावे की पोल खुल गई कि मुसलमानों की हितों की एकमात्र रहनुमाई मुस्लिम लीग है, जो बार बार मुस्लिम लीग यह दावा करती थी कि यदि मुस्लिमों का आत्मरक्षा, मुस्लिमों का सम्मान, मुस्लिमों की आवाज अगर कोई है तो केवल और केवल मुस्लिम लीग है, कांग्रेस नहीं है। बार बार मुस्लिम लीग यह दावा करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग इस चुनाव में चारों खाने चित हो गई। हाँ दोस्तों, कांग्रेस अब जब चारों खाने मुस्लिम लीग चित हो गई तो इसका कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कम करके आंका। कम करके आंकने के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मुस्लिम लीग ने अब वही जहर विष घोलने का ऐसा दुष्प्रचार किया, ऐसा दुष्परिणाम किया कि मुस्लिम लीग पूरी तरीके से जो है कट्टरता की तरफ और बढ़ती चली गई। आगे चल करके जब यही अभी जब चुनाव होता है तो चुनाव में इसका रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। तो जो वो वाला चुनाव जब हम बताएंगे इसके 5 साल बाद वाला, तो अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे 42 में जो चुनाव होता है 42 से 43 में, तो बताएंगे कि कैसे मुस्लिम लीग अब फ्रंट पे आती है। यानी यहाँ पर मुस्लिम लीग चारों खाने चित हो जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग अब धीरे धीरे कट्टरता की तरफ बढ़ जाती है, पाकिस्तान की मांग को और जोर कर देती है। और हारने के बाद मुस्लिम लीग इस तरीके से हो गई थी दोस्तों कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, जहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की दशा और दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने 2 कमेटी का गठन किया। एक कमेटी थी पीरपुर कमेटी और दूसरी थी शरीफ कमेटी का गठन किया था, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अब ये जो कमेटियां हैं ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो है दोस्तों, जिसके बाद मुस्लिम जो हित होते हैं दोस्तों, वो मुस्लिम लीग जो अपने आप को एक प्रकार से सेकुलर बताने का प्रयास करती है, वो कहीं न कहीं कम्युनल की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है। और ये वही चुनाव था जैसे अंग्रेज पहले से ही चाहते थे कि हितों को अलग अलग कर दिया जाए, और जैसे ही मुस्लिम लीग यह चुनाव हारी, 482 में से 106 सीट जैसे ही मुस्लिम लीग पाती, उसको समझ में आ जाता है कि आप सोचिए 106 सीट, 482 में से 106 सीट जीतने वाली मुस्लिम लीग, 482 में से 106 सीट जीतने वाली मुस्लिम लीग को अंग्रेज लोग इसलिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप पाकिस्तान की मांग करिए, बंटवारे की बात करिए। 106 सीट और वहीं 250 सीट में से 100
113 सीट जो है दोस्तों निर्दलीय जीते थे। है दोस्तों, उन उन लोगों की बातों को उस तरीके से लाइकली नहीं लिया गया है दोस्तों। तो आप समझिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइट चला गया, फिलहाल क्लास हमारी खत्म हो चुकी है दोस्तों, क्लास तो खत्म हो चुकी है लेकिन लाइट चली गई। तो आप समझिए कि मंशा इन लोगों की क्या रही होगी। चलिए दोस्तों, अब क्लास हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, सब कुछ आप लोग अच्छे से देख लिए हैं, तो बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।